नमस्कार साथियों, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा शेखावाटी क्षेत्र को आज एक नई सौगात पेश की गई। ध्यान रखना, सीकर चूरू झुंझुनू वाले क्षेत्र में आज हर व्यक्ति के मुंह पर एक ही शब्द है, थैंक यू सीएम, थैंक यू सीएम। बिल्कुल सीएम थैंक यू की वाकई में हकदार है। उन्होंने जो पहल की है, मैं बात कर रहा हूं 32 साल के लंबे इंतजार के बाद यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा 34,102 करोड़ रुपए के बिल को पास करके इसे लागू किया गया है। जहां लोग केवल मानसून के ऊपर निर्भर रहते थे, आज वो खुशहाली से अपना जीवन यापन कर सकेंगे, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। जी हां, आप इस फोटो में देख पा रहे हो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। इन्होंने बिल पास किया है। ध्यान रखना, राजस्थान का भागीरथ आज से पहले कहते थे गंगा सिंह को, जिन्होंने गंगा नहर लागू करी थी या चलाई थी। आधुनिक राजस्थान का अगर भागीरथ कहा जाए तो वो हमारे लिए हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, जिनका प्रयास काफी वाकई में काबिले तारीफ है और वाकई में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इनको। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में और भी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनसे राजस्थान की खुशहाली विकसित हो रही है। जी हाँ, जैसलमेर बाड़मेर जालोर क्षेत्र की नर्मदा लिंक परियोजना, जहां लोग बसना पसंद नहीं करते थे सूखा और तापमान के कारण, वहां आज लोग खेती कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं नर्मदा लिंक परियोजना से। अब मुद्दा यहां पर यह आता है, क्या यमुना जल समझौते से राजस्थान या भारत में कोई भी समझौता ऐसा है जिसके सफल होने की आशंका है, या तो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है? बात करते हैं। पहले तो मैं बात करना चाहूंगा सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के मध्य हुआ था, जिसमें भारत की कुछ नदियों का पानी अत्यधिक रिसाव के कारण पाकिस्तान में जा रहा था, जिससे पाकिस्तान की आजीविका को पूरी किया जा रहा था। लेकिन वही मैं बात करूं, एक और जल परियोजना आती है सिंधु जल समझौते के बाद, सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना। पंजाब हरियाणा के बीच नदियों को बांटने के लिए बनाई जाने वाली 214 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित नहर। इसका मुख्य उद्देश्य पंजाब और रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी हरियाणा तक पहुंचाना था। परंतु पंजाब और हरियाणा में 1955 तक तो कोई विवाद नहीं था। 1955 के बाद जब 1966 में पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होता है और पंजाब हरियाणा से अलग होता है, तब यह मुद्दा खड़ा होता है कि सतलज यमुना लिंक नहर जो है, जैसे इसको पास किया जाता है तो पंजाब में अकाली दल कभी उठ के खड़ा होता है, कभी खालिस्तानी आ जाते हैं कि ये जो किया जा रहा है ये गलत है। पंजाब का जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो परियोजना लागू नहीं हो सकती। और काफी हिंसक माहौल हो जाता हर बार। इंदिरा गांधी ने इसे 1982 में लागू किया, लेकिन फिर अकाली दल के प्रभाव के कारण इसे रोकना पड़ा। चलो बात करते हैं और आगे क्या क्या चीजें हैं भाई साहब। देखो, SYL नहर बनने के लिए कारण और पंजाब में बांधों की पूरी क्षमता न होने की वजह से रावी और व्यास लाखों क्यूसेक अतिरिक्त पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है। क्यों ना इस पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोककर भारत में क्यों ना इस्तेमाल लिया जाए, है ना? अगर ऐसी स्कीम लागू होती है तो इससे राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूरी की जाएगी। मैं यहां की सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, पर वर्तमान सरकार इन प्रयासों को करने में अथक प्रयास कर रही है। या अगर प्रयास सक्सेसफुल हो गए तो भारत में पानी की समस्या के लिए ऐसी काफी चीजें जो है भारत में, उससे निपटारा पाया जा सकता है। पानी ने काफी राजनीतिक और भौगोलिक संरचनाएं भी राजस्थान या भारत की, हरियाणा की, जो भी आपस में विवाद चल रहे हैं, सुलझ सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे और क्या मुद्दा जो है गहरा है। सिंधु जल समझौता जो है, भारत को पानी मिला और SYL नहर जरिया, जिससे उस पानी को हरियाणा तक पहुंचाया जाना है। देश हित में प्रोजेक्ट की शुरुआत शिलान्यास 1982 में इंदिरा गांधी ने किया था, कांग्रेस सरकार में हुआ था भाई साहब, ये है ना? तो कांग्रेस सरकार के बाद ये निरंतर प्रयास जारी रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इस पर कई बार रोक लगा दी गई। पंजाब और हरियाणा के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं भाई, ये आतंकवाद जो है, इस आतंकवाद को जब तक फला फुलाया गया पाकिस्तान के द्वारा, जब भारत में यह मुद्दा उठा कि सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन कर देना चाहिए, या तो खून बहा रहे हैं और हम पानी बहाएंगे, तो गलत है, एक तरीके से सरासर गलत है। इस पर वर्तमान सरकार ने काफी रुक के और काफी अच्छा निर्णय लिया है, कह सकते हैं बहुत अच्छा निर्णय है। गैर कानूनी तौर से संधि का उल्लंघन नहीं किया, परंतु नियम और शर्तों के तहत पानी रोक दिया गया। ये वर्तमान सरकार की काफी अच्छी नीति है, जिसके तहत
ध्यान रखना, सिंधु जल समझौते को तोड़े बिना उसका पानी रोक दिया गया पाकिस्तान में जाने से। 2008 में मुंबई के ताज महल होटल पर हमला हुआ, तब भी यह बात खड़ी हुई थी कि सिंधु नदी का पानी रोक दो। उरी, पहलगांव जैसे हमलों के बाद फिर इसका पानी रोका गया। ये पिछली सरकार की कुछ खामियां हैं, वरना ये समझौता, सिंधु जल समझौता जो है वर्तमान में रोकने की बजाय पहले रोक दिया गया होता तो आज राजस्थान, भारत या इसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बिल्कुल जाहिर सी बात है। यह प्रसिद्ध बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में उरी आतंकवाद हमले के बाद सिंधु जल समझौते की समीक्षा बैठक के दौरान दिया था। उसका सीधा मतलब यह था कि आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान के प्रति कमजोर, अत्यधिक उदार नीति अपनाई। इस मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। आतंकवाद के बाद भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। भारत ने 1965, 1971 और 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के साथ सीधे युद्ध लड़े। इसके अलावा 1980, 1990 के दशक में पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवाद चरम पर था। 2001 में भारतीय संसद पर भी हमला हुआ, उसके बाद भी सिंधु जल समझौता जो है उसका उल्लंघन नहीं किया गया। क्यों? तुम खून बहाओगे और हम जो है पानी बहाएंगे तुम्हारे लिए। सारा असर गलत है। 2008 में मुंबई के 26/11 हमला हुआ। आलोचकों ने कहा कि इन सभी बड़े हादसों के बाद, खून बहने के बाद बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने पानी का समझौता रद्द नहीं किया। काफी लोगों ने कहा, समझदार जो लोग थे, कि पानी रोक दो, पर नहीं रोका गया। आतंकी हमले होते गए, पानी चाहता गया, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा और पाकिस्तान कंटिन्यू हमले कर रहा था। आगे बात करते हैं भाई, और क्या बात हुई। रणनीति हथियार इस्तेमाल न करना। वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा सिंधु जल समझौते पर IWT को लेकर अपनाई गई रणनीति में कई बड़े और ऐतिहासिक बदलाव आए। सरकार ने समझौते को पूरी तरह से रद्द किए बिना भारत के रणनीति और आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखा। कोई युद्ध किए बिना रोक दिया नदी का पानी, नदियों का पानी, और वो पानी केवल अब राजस्थान, भारत और इसके आसपास के क्षेत्र जहां भी सूखा पड़ रहा है भारत में, भारत के राज्यों को मिलेगा। ध्यान रखना, पाकिस्तान जाने वाले भारत के हक के पानी को पूरी तरह रोकना। शाहपुरी कंडी बांध परियोजना, दशकों से लटकी इस परियोजना को वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर तेजी से पूरा करवाया। 2024 में इस बांध के पूरा होने से रावी नदी का वह अतिरिक्त पानी जो पूरी तरह रुक गया था, पहले बहकर जो पाकिस्तान चला जाता था, उसको रोका गया। अब भारत में उसका जो है उसका उपयोग किया जाएगा, उसका सही जगह सही इस्तेमाल होगा। ध्यान रखना, भारतीय किसानों को लाभ होगा। इस रोके गए पानी का इस्तेमाल अब जम्मू कश्मीर, कठुआ, सांबा जिलों और पंजाब के किसानों की सिंचाई के लिए किया जाएगा। और आप कहते हो कि पंजाब और चंडीगढ़ के बीच जो मुद्दा है उसको सोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब यमुना जल समझौता को जो 32 साल से चलता आ रहा है, ये लगभग 44 साल से चलता आ रहा है, वो 32 साल से चलता आ रहा है, तो जब उस पर रोकथाम की गई, उसका निपटारा किया गया, तो इसका भी वर्तमान सरकार जल्दी निपटारा करेगी। देख लेना, कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वर्तमान सरकार सबसे सकारात्मक बिंदु यह रहा है कि उसने समझौते के निर्णयों का उल्लंघन किए बिना अंतर्राष्ट्रीय साख बचाकर भारत के हक की एक बूंद पानी को देश के भीतर इस्तेमाल करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, हाँ, सालाना करीब 2 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी बिना इस्तेमाल के पाकिस्तान में बह जाता था, जो कि गलत था। वर्तमान में सरकार ने दशकों से लटकी शाहपुरी कंडी बांध जैसी परियोजना को युद्ध स्तर पर पूरा करवाकर पाकिस्तान जा रहे इस पानी को पूरा रोककर 100% भारत में लेकर आई है। जो हक कागजों पर 1960 से भारत के पास था, उसे 2024 में जमीन पर उतारा किसने? वर्तमान सरकार ने। ध्यान रखना, वर्तमान सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे पर टकराव की राजनीति को छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार केंद्र ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच कई दौर की उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित करवाई, कई अथक प्रयास किए, जीरो टॉलरेंस किया कि आतंकवाद को बिल्कुल खत्म कर दें। इससे पहले जो सरकार थी उसने ऐसे कदम नहीं उठाने चाहे, पर भारत सरकार वर्तमान में इन मुद्दों को लेकर काफी प्रयास कर रही है। ध्यान रखना, अथक प्रयास कर रही है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। आगे बात करें, यमुना जल समझौता जून 2026 वर्तमान में केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा और राजस्थान के बीच ऐतिहासिक यमुना प्रोजेक्ट को साइन हुआ, और यह ध्यान रखना बहुत बड़ी पहल है। ध्यान रखना, और यही पहल रास्ता खोलेगी सतलज यमुना लिंक लहर का भी। मैं कह सकता हूं आपको। आगे बात करते हैं, राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया, जो अब लगभग पानी की आपूर्ति पूरी ले सकेगा। ठीक है ना, आ जाओ। इसका सीधा फायदा राजस्थान को मिल रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के को भी इससे काफी जो है लाभ पहुंचेगा। रावी और व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी जो पहले पाकिस्तान में जा रहा था, वो इंदिरा गांधी नहर के जरिए रेगिस्तानी इलाकों में जाएगा। हरियाली जो है वापस पनपेगी राजस्थान में। ध्यान रखना, रबी खरीफ की फसलों को काफी उपचार होगा। ठीक है, और क्या बात हो सकती है भाई? ये तो है बात यहां की। मैं बात करना चाहूंगा
कि भाई अब जो है ये जमुना जल समझौता जो हुआ है, क्या इससे सतलज यमुना लिंक नहर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जल्दी ये समझौता भी पूरा होने वाला है। अब पंजाब के वर्तमान सीएम और राजस्थान के सीएम और जो है भारत के प्रधानमंत्री, ये आपस में जो है बात कर इस समझौते पर जो है हरियाणा के सीएम, इन सभी पर ध्यान रखना, सभी आपस में बात करके इसको निपटा देंगे, ध्यान रखना, और जल्दी ये समझौता पूरा हो जाएगा, ध्यान रखना। बात यहां होती है कि पंजाब का भूजल स्तर नीचे गिर रहा है, तो क्या हरियाणा का नहीं गिर रहा भूजल स्तर नीचे? हरियाणा का भी जल स्तर नीचे धीरे धीरे ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही सोचनीय बात है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, अब सभी पक्षों को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान भारत सरकार की नीतियां काफी कारगर साबित हो रही है, ध्यान रखना। और बात करें कि वर्तमान सरकार की विदेश नीति, तो काफी विदेश नीति भी काफी चर्चा में रही है वर्तमान सरकार की। आप सब चीज देखिएगा विदेश नीति, वर्तमान सरकार की विदेश नीति को वैश्विक स्तर पर बहुत आक्रामक, व्यवहारिक और रणनीतिक रूप से सफल माना है, ध्यान रखना। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत का रुख देखिएगा, बैलेंसिंग एक्ट, भारत एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड संगठन का मजबूत हिस्सा रहा है, तो वाकई में काबिले तारीफ है विदेश नीति की। इस सरकार की विदेश नीति वाकई में काबिले तारीफ है। तो दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ ब्रिक्स और एससीओ मंचों पर भी सक्रिय, इसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की बड़ी जीत माना गया है। और इसके अलावा और देखिए भाई साहब, वैश्विक संकटों में विश्व मित्र और नेतृत्व की भूमिका, वैक्सीन मैत्री, कोरोना महामारी के दौरान भारत के बुनियादी 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई है, मेड इन इंडिया वैक्सीन। भारत कई जगह अपनी दावेदारी पेश कर रहा है विदेश नीति के तहत। सफल G20 अध्यक्षता, भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन सफल हुआ। आज पहले हुआ था कि भारत में G20 नहीं हुआ था ना, आओ, इसमें विभाजित दुनिया के बीच सर्वसम्मति से बनाई गई थी। भारत ने ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों की आवाज बनकर खुद को वैश्विक मंचों पर स्थापित किया है, ध्यान रखना। जो आज से पहले काफी पीछे चल रहे थे, वो आज आगे चल रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश की जा रही है पूरे विश्व में। वर्तमान सरकार की विदेश नीति को काफी काबिले तारीफ विदेश नीति कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा।